जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। पढ़ते रहिए और बस आपको पढ़ना ही है। इस टाइम ढेर सारी पढ़ाई करनी है क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है। चुनाव के जस्ट बाद तुरंत वैकेंसियाँ आएंगी, तुरंत वैकेंसियों का ही नंबर लगने वाला है। तो आप लोग बस तैयारी बना के रखिए और मजबूती के साथ तैयारी बना के रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और कर रहे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 8वां वीडियो है, जिसमें आपको मिलने वाला है कई महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, खासकर शेयर और सब्सक्राइब करवाइए तो बहुत ही आपका उपकार होगा। आप लोगों को बस इतना ही तो करना है कि इसको शेयर करिए और ढेर सारा सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, आप अपना काम करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वह खंड जहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। जहाँ से क्या शुरू होता है? दिल्ली सल्तनत। पहली बात तो एक बात यहाँ जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जब होगी तो यहाँ पे कुछ वंशों के बारे में अध्ययन करना होगा और एक सीरियल क्रम में उनका अध्ययन करना होता है। मतलब उनका कभी कभी तो एग्ज़ाम में केवल उनका आने का समय ही पूछ लेता है कि पहले कौन सा वंश आया था, बाद में कौन सा वंश आया था, या वंशों को क्रम से उसको लगाइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम पहले क्रम ही केवल देखेंगे कि कौन कौन कब कब शासन किया, कौन सा वंश पहले आया, कौन से शासक बाद में आए। ठीक है ना? तो पहले आज केवल उन्हीं को हम देखेंगे। उसके बाद कल से आपको पूरा एक एक शासक के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो आप लोग बस मेरे चैनल आशा क्लासेस डीएम चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और शेयर करते रहना है बस। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ वीडियो, अब दिख रहा होगा, अब अच्छा खासा दिख रहा होगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अरब आए, तुर्क आए, राजपूत वंश के बारे में भी हमने हल्का फुल्का जानकारी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वहाँ तक मैंने उठा दिया। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो सल्तनत काल कहलाया। यह लगभग माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक यह माना जाता है। चलिए, इसकी शुरुआत होती है जब अपने यहाँ आक्रमण करने आया था गोरी। गोरी जब यहाँ से जीत गया, जब यहाँ का शासन सत्ता संभाल लिया, तो उसका ही एक दास था, उसके साथ एक दास आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से शुरू होगा दिल्ली के सल्तनत वंश की शुरुआत, यहीं से होगी। जिसमें सबसे पहला वंश जो बना था उसका नाम था दास वंश या गुलाम वंश, या इसी को मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश भी इसी को कहते हैं, जिसका समय था 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ये दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश जो भी कह लीजिए। ठीक है ना? इसमें भी 3 प्रकार के वंश चले थे। मतलब इस पूरे खंड में 3 प्रकार के वंश चले थे। उनके बारे में भी जानेंगे, कौन कौन राजा हुए थे, कौन कौन राजा नहीं हुए थे, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है ना? तो अगर हम दास वंश की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो वंश बना उसका नाम था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश क्यों दोस्तों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस वंश की स्थापना की थी। और यह वैसे तो वास्तविक संस्थापक ही नहीं था, लेकिन ये संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। इसने लाहौर में सबसे पहले शासन सत्ता संभाली थी और यह इसका समय था 1206 से लेकर 1210 तक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसका एक गुलाम था आराम शाह, उसने शासन किया 1210 ईस्वी में मात्र 6 माह के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, मात्र 6 माह के लिए उसने शासन किया। यह था कुतुबी वंश, दास वंश का ये खंड था कुतुबी वंश। फिर उसी में एक वंश और आता है शमसी वंश। शमसी वंश भी दास वंश का ही एक हिस्सा था। शमसी वंश भी दास वंश का ही एक हिस्सा था। ठीक है ना? जिसमें सबसे पहले सुल्तान के रूप में आया था इल्तुतमिश। कौन आया था? इल्तुतमिश। बहुत नाम आपने सुना होगा इल्तुतमिश का। तो 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक, लगभग इन 26 वर्षों तक इसने शासन किया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ही वह शासक है किसका?
दिल्ली सल्तनत का, जिसने दास वंश का वास्तविक स्थापना किया। मतलब वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है भैया? इल्तुतमिश को। और इसने ही राजधानी लाहौर से दिल्ली, दिल्ली सबसे पहले कौन लेकर आया था राजधानी? इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। अगर हम आगे देखेंगे इसी क्रम में शमसी वंश में रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में अयोग्य घोषित हो गया, ठीक है ना। रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे 1236 से लेकर 1236। एकमात्र महिला, पूरे सल्तनत काल में एकमात्र महिला शासिका बनी थी कौन? रजिया सुल्तान। इसके बारे में भी ढेर सारी बातें करेंगे। रजिया सुल्तान जो थी वो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश में 1240 से 1266 तक बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद और नसीरुद्दीन महमूद, ये सारे लोग आए। कुछ खास इनका योगदान नहीं है, बस पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद जो आया था गियासुद्दीन बलबन। इस नए वंश के बलबनी वंश का नाम के स्थापना किया। और इसने गयासुद्दीन बलबन को ही पुनः दास वंश के उत्थान की बात की जा रही है। ये लोग जब खराब करने लगे तो पुनः गयासुद्दीन बलबन जो था इसने कमान संभाली और 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद भी कुछ खास नहीं, केकूबाद आया था 87 से 90 तक इसने शासन किया। और क्यूमर्स जो अंतिम शासक था दास वंश का 1290 में अंतिम शासक के रूप में राज किया। उसके बाद दास वंश का पतन हो जाता है। दास वंश के जस्ट बाद दूसरा वंश जो आता है उसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, बहुत ज़्यादा शासन नहीं किया, 30 वर्षों का शासन काल है खिलजी वंश का। लेकिन खिलजी वंश के बारे में कई क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या कांड हुए थे, क्या क्या नहीं हुए थे, वो सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी, या संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1290 से 96 तक, 1290 से 96 तक का जो टाइम था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का था। इसके बाद जो सबसे खतरनाक इसमें जो जाना जाता था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसी पे आपने मूवी भी देखी होगी, जो मूवी था रानी पद्मिनी की कहानी जो थी, वो कहानी पद्मावत जो पिक्चर बनी है उसमें ये अलाउद्दीन खिलजी था जो रतन सिंह से लड़ाई लड़ता और धोखे से रतन सिंह की हत्या कर देता है। जो जौहर कथा आपने सुना होगा महारानी पद्मिनी का, वीरांगना का, उनके बारे में आप जानते होंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी वही है, ठीक है ना। उसी के बारे में चर्चा करनी है। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद पढ़ेंगे हम शिहाबुद्दीन उमर खिलजी 1316 से लेकर 1320। कुछ खास नहीं शासक ये लोग हैं। मुबारक शाह भी 1320, नसीरुद्दीन खिलजी भी 1320, ये लोग कुछ खास नहीं थे। ज़्यादातर हमें पढ़ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और फिरोज खिलजी के बारे में, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलिए आगे देखें। खिलजी वंश के बाद जो वंश आता है उसका नाम था तुगलक वंश। उस वंश का क्या नाम था? तुगलक। तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक लगभग इन्होंने शासन किया था। आप इसमें देखेंगे कि गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी 1320 में, 1325 तक इसने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाएगा और यही हमें इसके बारे में अध्ययन करना होगा। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, और एक हिसाब से इसको सब लोग मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख भी कहते थे, लेकिन ये बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था और दूरदर्शी विचारधारा रखता था। लेकिन उस टाइम इसका काम नहीं हो पाया जिससे फेल हो जाता है। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग। तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जिसको आप कहते हो फिरोज शाह तुगलक, और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, इन सब के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तैमूरलंग इसी टाइम आक्रमण किया था जो मंगोली था। ये सारे अध्ययन हम करेंगे तुगलक वंश में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश जो आएगा उसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश कुछ ज़्यादा खास शासन नहीं किया था। 1414 ईस्वी से 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इसने शासन किया था सैयद वंश ने। सैयद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था खिज्र खां। और खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम, ये सारे लोग शासन करते हैं। तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद सबसे अंतिम में दिल्ली सल्तनत पर कौन आता है? लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में खास है, 3 लोग इसमें थे, 3 ही लोग मेन थे जिन्होंने शासन किया। अब ये और ये खास बात है कि अफगान शासक थे, मतलब अफगानी थे।
लोधी वंश में जो शासक ऐसे थे अफगानी शासक थे, बाकी तुर्क वगैरह थे, आपने देखा अभी तक गुलाम वंश था उसमें भी तुर्क थे, ये सब थे, लेकिन ये लोग अफगानी मूल के थे, अफगानी मूल के, ठीक है ना। 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने शासन किया। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो बहलोल लोधी ने 51 से लेके 89 तक इन्होंने शासन किया था। बहलोल सबसे ज़्यादा समय तक अगर किसी ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर तो बहलोल लोधी था, जिसने काफ़ी समय तक शासन किया, ठीक है ना। फिर इसका पुत्र था सिकंदर लोधी और इसने शासन किया 1517 ईस्वी तक। आगरा की स्थापना अगर बोले आगरा शहर किसने बसाया था, वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। इब्राहिम लोधी था 26 तक ये था और अंतिम शासक था जिसने बाबर से पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में यह पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोधी ने बाबर के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा कि 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी की हत्या करके यहाँ पे फिर मुगल वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखेंगे इन्हीं सब लोगों को हमें पढ़ना है, हमें इन्हीं लोगों को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में दास वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। लोधी वंश के बाद मुगल वंश आ जाएगा, जो आपका खत्म। तो 5 वंशों की जानकारी रखनी है और एक क्रम आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्रम बहुत बार पूछा गया है और क्रम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बने हैं, ठीक है ना। तो पहले कौन आता है? दास वंश। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, लिखने में काम आएगा। आप लोग लिखते भी रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आपके पास एक कलेक्शन हो क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत पे पहला वंश कौन आता है? दास वंश। पूरा मैंने आपको दिया है फिगर, पूरा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे था खिलजी वंश, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिएगा इसके बाद आता है तुगलक वंश, स्क्रीनशॉट रखिएगा, ये भी पूछा जाता है इसमें से भी। उसके बाद था सैयद वंश, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको लेना हो, ठीक है ना, सैयद वंश का भी। और इसके बाद आपको लोधी वंश का स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, और आप लोग लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ये तो ज़रूर करवाइए। बस आपसे बस इतना ही निवेदन है। मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, पूरा बेहतरीन ढंग से और पूरा समझाते हुए प्रयास करूँगा, आपको ले चलूँगा। लेकिन प्लीज़ आप इतना कर दो कि इसको शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए थोड़ा सा, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, और उनसे भी बोलेंगे वो भी शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। आज जो दिन है 13 फरवरी, बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज है राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज जन्म दिवस है हमारे जो भारत की पहली, अगर बोलें तो भारत की पहली ही वो राज्यपाल बनी, जिनका नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू जी, भारत कोकिला जो थी, उनको नमन करते हैं। और ख़ासकर हम अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट, जो भी महिलाएं हैं, जो भी हमारे बैच में जो भी हमसे जुड़ी हैं, उन लोगों को भी हम यही प्रोत्साहन देना चाहेंगे कि आप लोग कर सकते हैं सब कुछ। आप भी वो सारे कार्य कर सकते हैं जो एक पुरुष करता है। आप कहीं भी किसी भी हिसाब से पिछड़े नहीं हैं, आप हमेशा आगे बढ़ सकती हैं और ये पूरे मजबूती के साथ बढ़ सकती हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।